दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना पर बनी मराठी मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी को IMDb पर 8.4 की रेटिंग दी गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सभी वीर शिवाजी महाराज के बारे में तो जानते हैं और उनके दिए गए बलिदान से भी हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन एक घटना ऐसी है जिसको लेकर कभी कोई खास चर्चा नहीं हुई और उसी घटना को लेकर बनी है ये शानदार मूवी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज अपने बेटे राजकुमार शंभूराजे के साथ पावन खिंड में बैठे हैं। तभी शंभूराजे पूछते हैं कि पिताजी, आपके राज्य अभिषेक के समय पर हम इस पावन खिंड में क्यों आए हैं? तो शिवाजी महाराज बताते हैं कि इस राज्य अभिषेक के पीछे कई सारे वीरों ने अपना रक्त बहाया है और अपना बलिदान दिया है और इस बलिदान की शुरुआत प्रतापगढ़ की जमीन पर हुई थी। चंपा षष्ठी के दिन हमने अफजल खान का पेट फाड़कर उसकी आंतें निकाल दी और संभाजी काऊजी ने अफजल खान का सर जिजाऊ माँ साहब को दिखाया और इसके बाद हमने बीजापुर पर हमला बोल दिया। इस बार पहला किला था चंदन और हमारे साथ थे नीतूजी पालकर, सिद्धि हलाल, हनुमंत राव और अन्य मराठी सेना। सतारा, वडगांव, बेलापुर से होते हुए हम करवीर पहुँचे और इस तरह सिर्फ 10 दिनों में स्वराज आगे की तरफ बढ़ गया। अब वहीं पास में आदिल शाह का पसंदीदा किला पनाडा था। स्वराज की सीमा पर बना यह किला हमें चाहिए था, इसलिए हमने पनाडा पर हमला बोल दिया, जिसमें राजाजी बंदल और बाजी प्रभु देशपांडे के साथ साथ उनकी सेना भी हमारे साथ थी। वहाँ सभी मराठों ने अपना पराक्रम दिखाया और किले पर तीनों दिशाओं से हमला बोल दिया और पनाडा जीत लिया। इस तरफ हम बीजापुर की तरफ स्वराज बढ़ा रहे थे और उधर जिजाऊ माँ साहेब मावड़े की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ मराठा नाम छाया हुआ था। महाराज शंभूराजे को आगे बताते हैं कि उस वक्त जिजाऊ माँ साहेब उन सभी से मिलने जाती हैं जिन्होंने अफजल खान के खिलाफ युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाई थी, जिसमें सबसे अहम थी बांदल घर की प्रमुख दीपाऊ माँ साहेब। अब यहाँ उनके बेटे राजाजी बांदल की पत्नी भवानी देवी जिजाऊ माँ साहेब का स्वागत करती हैं। इस बीच जिजाऊ माँ साहेब की नजर एक दीपक पर पड़ती है, तो वो पूछती हैं कि आपने ये दीपक क्यों जलाया हुआ है? जिस पर दीपाऊ माँ साहेब बताती हैं कि जब भी राजाजी युद्ध के लिए जाते हैं तब ये दीप भवानी देवी जलाकर रखती है, ताकि जब भी राजाजी जीतकर वापस आएं तो उनकी आरती इसी दीपक से की जा सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जिजाऊ माँ साहेब दीपाऊ माँ साहेब को उनके पराक्रम के लिए शाबाशी दे रही होती हैं और इसी बीच वहाँ सोयराबाई आकर दोनों को बताती हैं कि हमने पनाडा जीत लिया है। लेकिन ये सुनकर जिजाऊ माँ साहेब खुश होने के साथ साथ थोड़ी निराश भी हो जाती हैं कि हमारे सपनों के लिए बच्चे जान पर खेल रहे हैं, वो अपना सब कुछ छोड़कर स्वराज की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें उनकी चिंता है। अब अगले सीन में हम बीजापुर दरबार को देखते हैं, जहां बड़ी बेगम साहिब अपने सैनिकों को डांट रही होती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे हजरात की जान और पूरी सल्तनत खतरे में है। बड़ी मेहनत के बाद शिवाजी राजा अपना पहाड़ी इलाका छोड़कर खुले मैदान में आया था और उसके साथ सिर्फ 5000 की फौज थी, पर तुम 30,000 होने के बाद भी उन 5000 सैनिकों से हार गए। ये सुनकर सभी सैनिक शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेते हैं और तभी वहाँ सिद्धि जोहर आता है, जिसे बड़ी बेगम साहब गद्दार कहती हैं। लेकिन तभी सिद्धि जोहर कहता है कि आपने मेरी गद्दारी के बारे में जो भी कुछ सुना है वो सिर्फ अफवाह है और अपनी वफादारी साबित करने के लिए मैं आपसे एक मौका चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए और मैं आपके सामने शिवाजी को लाकर रख दूंगा। लेकिन उसकी इन बातों से बेगम साहिबा गुस्सा हो जाती हैं और उसको चुप कर देती हैं। वो कहती हैं कि एक बागी दूसरे बागी को हराने की बात कर रहा है, आप जैसे बागी घर जला रहे हैं और शिवाजी अकेला सल्तनत जलाने में लगा है। इसलिए हमें कभी कभी लगता है कि शिवाजी से बचने के लिए हमें बहुत बड़ी दीवार बनानी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद शिवाजी महाराज अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि बाजी प्रभु देशपांडे और राजाजी बांदल पनाड़ागढ़ और विशालगढ़ की मरम्मत करने में लगे थे, जहां बाजी प्रभु देशपांडे कोयाजी बांदल को बताते हैं कि गुड़ खाने के साथ साथ दीवारों को मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इस बात पर शंभूजी राजे महाराज से पूछते हैं कि बांदल सेना तो लड़ाई करने का काम करती थी, तो फिर वो किले की मरम्मत क्यों कर रही थी? तब महाराज बताते हैं कि स्वराज के निर्माण में सभी लोग सारे काम एक साथ करते हैं। वो कहते हैं कि जिस राज्य के युवा राज्य का काम छोड़ देते हैं उस राज्य की कभी प्रगति नहीं होती, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा कम हो जाती है। खैर, आगे वो बताते हैं कि इसी बीच जासूस बहिर्जीर नाइक ये खबर लेकर आया कि उत्तर की ओर से सहिष्ठा खान स्वराज पर हमला करने आ रहा है और दूसरी तरफ बीजापुर में बेगम साहिबा कुछ अलग ही योजना में लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं
कि बड़ी बेगम शिवाजी को पकड़ने के लिए सिद्दी जोहर को भेजने का सोचती हैं। वो कहती हैं कि अफजल खान के बाद उस जैसा सूरमा सिर्फ सिद्दी जोहर ही है। पर मुझे आज भी सिद्दी जोहर की ईमानदारी पर शक है। लेकिन अगर वो जीत गया तो हम जीत जाएंगे, पर अगर वो हार गया तो शिवाजी राजा के हाथों मारा जाएगा। दोनों तरफ से सल्तनत को ही फायदा है। अगले सीन में हम दरबार देखते हैं कि आपका माफीनामा हमें मंजूर है और आपको सल्तनत को शिवाजी राजा को मारकर अपनी वफादारी दिखानी पड़ेगी। सिद्दी जोहर इसके लिए मान जाता है और शिवाजी राजा को मारने की कसम खाता है। इधर शिवाजी महाराज अपने साथियों को बता रहे होते हैं कि सिद्दी मुझे पकड़ने के लिए इस पनाड़ा किले पर जरूर आएगा, इसलिए सभी का यहाँ रहना उचित नहीं। इसलिए महाराज सभी को अपने अपने राज्य की रक्षा करने को कहते हैं। इस बीच एक मराठा पूछता है कि महाराज, अगर आप अकेले सामना करोगे तो आखिर हम किस काम आएंगे? इस पर महाराज बताते हैं कि हमारे साथ बाजी प्रभु राजा जी और कोया जी हैं, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्दी जोहर की फौज पनाड़ा गढ़ के चारों तरफ घेरा लगाकर बैठी है। सिद्दी जोहर अफजल खान के बेटे फजल खान को किले के पिछले हिस्से को संभालने को कहता है और अपने भाई बाजू रुस्तम जमाल और अपने दामाद दिलेर मसूद को अपनी फौजें घुमाते रहने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि राजा जी बड़े प्यार से अपने घोड़े से बात कर रहे हैं। दरअसल वो उसे अपनी बीवी के बारे में बता रहे होते हैं। दोस्तों, ये वक्त वो था जब मराठा सालों साल अपने घर से दूर युद्ध के लिए जाते थे और जाते वक्त कोई गारंटी नहीं होती थी कि वो कभी वापस लौटकर आएंगे या नहीं। और इधर राजा जी की नई नई शादी हुई थी और ऐसे में अपने पति का युद्ध में जाना उनकी पत्नी सहन नहीं कर पाती। परंपरा के अनुसार राजा जी उनसे कहते हैं कि धैर्य रखना, मैं ये दिया बुझने से पहले लौट आऊंगा। और उन्हीं यादों में डूबे राजा जी को कोया जी जगाते हैं और तभी वहाँ तोप के गोलों की आवाज होती है। राजा जी और कोया जी भागते हुए उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं, जिसके बाद महाराज राजा जी को तोप की ओर निशाना लगाने को कहते हैं। यहाँ राजा जी अपने अचूक निशाने से तोप चलाने वाले को मार देते हैं। इसके बाद महाराज ये अनुमान लगाते हैं कि तोप का गोला वैसे भी किले तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन तभी अचानक एक गोला महाराज के सामने आकर फटता है। वो ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये गोला इतनी दूर तक कैसे आ गया। अब इसी चीज को जानने के लिए वो राज्य के सबसे उम्दा जासूस बहिर्जीर नाइक को वहाँ भेजते हैं। बहिर्जीर नाइक और उनका साथी भेष बदलकर वहाँ तोपों को देखने जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें मुगल सैनिक देख लेता है और उनसे वहाँ आने का कारण पूछता है। इसके बाद बहिर्जीर नाइक उसको अपनी बातों में फंसाकर वहाँ से निकल आते हैं। वो आकर महाराज को बताते हैं कि मुगलों ने बहुत बड़ा घेरा लगाया हुआ है और साथ में ब्रिटिश भी अपनी तोपों से सिद्दी जोहर को मदद कर रहे हैं। अब ये सुनकर महाराज गुस्से में कहते हैं कि एक तरफ से सिद्दी और दूसरी तरफ से शाहिस्ता खान हम पर हमला करने आ रहा है और यही वजह है कि ब्रिटिश हमें मारने के लिए सिद्दी की मदद कर रहे हैं। इसलिए महाराज अपने मराठाओं से कहते हैं कि कल जब सिद्दी के सैनिक अपने काम में व्यस्त हों, तभी एक साथ उन लोगों पर हमला कर देना और उन तोपों को तोड़ देना, क्योंकि अगर वो तोपें नहीं तोड़ी गईं, तो वो इस जगह को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब दूसरे दिन सभी मिलकर एक साथ सिद्दी जोहर की फौज पर हमला बोल देते हैं। बाजीराव प्रभुजी शेर की तरह छलांग लगाकर दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। राजा जी और कोया जी अपने अपने लोगों के साथ दुश्मन की सेना को खत्म कर देते हैं। वहीं बहिर्जीर नाइक भी युद्ध में उतर चुके हैं। तभी इसी बीच राजा जी बांदल को सिद्दी जोहर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ बाजी प्रभु राजा जी को समझाते हैं कि शत्रु जाग चुका है, इसलिए जल्दी किले पर वापस चलो। जिसके बाद सभी सैनिक अब वापस किले पर लौट आते हैं। इधर जियाऊ माँ साहेब अपने मराठा योद्धाओं के घर जाकर उनकी फैमिली से मिलती हैं। इस वक्त वो बाजी प्रभु और उनके भाई फुलाची देश पांडे के घर जाती हैं और कहती हैं कि आपके लड़के शिवाजी के साथ हैं, इसलिए स्वराज बढ़ रहा है। अब कुछ समय बीत जाने के बाद अपने बेटे शिवाजी को 4 महीने से पनाड़ागढ़ किले के घेरे में बंद देख जियाऊ माँ साहेब से रहा नहीं जाता और वो अपनी तलवार निकालकर खुद ही युद्ध पर निकल जाती हैं। लेकिन तभी नेतोजी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि रानी माँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी जाकर पनाड़ागढ़ का घेरा तोड़कर आता हूँ। यहाँ सिद्दी हिलाल और उसका बेटा सिद्दी वाहवाहा शिवाजी राजे को छुड़ाकर लाने की कसम खाते हैं। अब अगले दिन नेतोजी और सिद्दी हिलाल की फौज दुश्मन के घेरे पर हमला बोल देती है। सिद्दी जौहर अपने आदमियों को हुक्म देता है कि कुछ भी हो जाए पर ये घेरा ढीला नहीं पड़ना चाहिए। सिद्दी जौहर सिद्दी हिलाल के बेटे सिद्दी वाहवाहा को मार देता है और इसके बाद नेताजी का घेरा तोड़ने का प्रयास नाकामयाब हो जाता है और वो वापस लौट आते हैं। अब उस रात शिवाजी राजे चिंता में दिखते हैं और तभी बाहर बारिश होने लगती है। उस बारिश से बचने के लिए सिद्दी जौहर सभी तंबू को पत्तों से ढकवा देता है। अब यहाँ महाराज का अनुमान था कि बारिश की वजह से ये घेरा कमजोर हो जाएगा, लेकिन सिद्दी ने बड़े ही होशियारी से ये घेरा मजबूत बनाए रखा था। ये देखकर शिवाजी महाराज हैरान हो जाते हैं
अब वो बाजी प्रभु से पूछते हैं कि किले पर खाने का सामान कितने दिन तक टिकेगा। तो बाजी कहते हैं कि पूरा बारिश का सीजन निकालना मुश्किल होगा। इस बीच फुलाची भी कहते हैं कि किले पर इस वक्त 3000 लोग हैं और इतने लोगों के लिए खाने की मात्रा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। फिर महाराज अपने साथियों को बताते हैं कि सिद्धि को किले से ज्यादा हमें पकड़ना जरूरी है, इसलिए अगर हम यहाँ से विशालगढ़ जो अभी अभी बना है वहाँ चले गए तो घेराबंदी भी खत्म हो जाएगी और हम नए दम से सिद्धि का सामना भी कर पाएंगे। महाराज अब बहिर्जी नाइक से विशालगढ़ का अंतर पूछते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि ये अंतर लगभग 70 किलोमीटर का है। जिसके बाद महाराज योजना बनाते हैं कि ऐसे ही किसी बारिश की रात पनाड़ा से निकलकर हमें विशालगढ़ पहुंचना होगा। इसलिए महाराज बहिर्जी नाइक को ऐसा रास्ता खोजने को कहते हैं जहाँ से निकलना आसान हो। अब यहाँ बहिर्जी नाइक के साथी उन्हें बताते हैं कि किले की एक साइड बहुत ऊंची है और कठिन है, इसलिए सिद्धि जौहर ने वहाँ पर घेरा नहीं बनाया है। लेकिन दिलेर मसूद की फौज हर 2 घंटे बाद वहाँ पहरा देने आती है ताकि वो ये देख सकें कि कहीं मराठा वहाँ से निकल तो नहीं रहे। अब रात के अंधेरे में बहिर्जी नाइक अपने एक साथी जासूस को समझाते हैं कि यहाँ से महाराज जाने वाले हैं, इसलिए हमें ये पूरा रास्ता देखना पड़ेगा। महाराज हमारे लिए भगवान है और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसके बाद बहिर्जी नाइक अपने एक साथी अग्नि को एक लकड़ी की इन्फॉर्मेशन देते हैं जो अंधेरे में चमकती है और जलती भी है। इसके बाद वो अग्नि के साथ किले के दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन चौकीदार दरवाजा नहीं खोलता और अंदर आने का कोड शब्द पूछता है। ये सुनकर बहिर्जी कहते हैं कि हम महाराज के सेवक हैं और हमारे खून का रंग सिर्फ एक है और वो है भगवा। दरअसल यही किले के अंदर जाने का पासवर्ड होता है। जिसके बाद दरवाजा खोल दिया जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बहिर्जी नाइक शिवाजी महाराज को विशालगढ़ का रास्ता दिखा रहे हैं। बहिर्जी नाइक बताते हैं कि ये रास्ता सबसे कठिन है और यहाँ से चलकर जाना मुश्किल है, लेकिन आसान रास्ते से गए तो पकड़े जा सकते हैं महाराज। महाराज कहते हैं कि ये इतना भी मुश्किल नहीं जितना हमारे लिए स्वराज जरूरी है, इसलिए फिक्र मत करो। इसके बाद वो बाजी प्रभु को गंगाधर पंत को बुलाने का हुक्म देते हैं और उनको एक खत लिखकर देते हैं। इसके बाद वो उस खत को सिद्धि जौहर के पास भिजवाते हैं। अब गंगाधर पंत शिवाजी राजा का खत सिद्धि जौहर को पढ़कर बताते हैं, जिसमें महाराज ने लिखा था कि हम आपको अपना दोस्त मानते हैं और आपके सामने आकर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे डरते हैं, इसलिए कृपया हमें अपनी शरण में आने की अनुमति दें। सिद्धि जौहर को इस खत पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि तुम्हारा शिवाजी तो अफजल खान से भी डर गया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, अफजल खान मारा गया। इसके बाद गंगाधर पंत सिद्धि जौहर को बताते हैं कि अब वैसा नहीं होगा, महाराज सच में इतने महीने से कैद होने की वजह से डर गए हैं। फिर सिद्धि कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो गंगाधर पंत को 2 दिन के बाद मिलने को कहता है। इधर बाजी प्रभु की पत्नी को उनकी याद आ रही होती है। उन्हें बीते हुए दिनों के वो पल याद आते हैं। उन्हें याद आता है कि जब बाजी प्रभु को महाराज का बुलावा आया तो वो किस तरह से ये सुनकर अपने खाने से उठ गए थे, लेकिन जाने से पहले वो अपनी पत्नी का सम्मान रखते हुए उन रोटियों को अपने साथ ले गए थे। इसके बाद जब उनकी पत्नी खाने का एक निवाला खाती है तो उन्हें समझ आता है कि खाने में स्वाद ही नहीं था। फिर भी बाजी प्रभु बिना कुछ कहे खाना खाकर चले गए और ये सोचकर वो भावुक हो जाती हैं। आज भी वो दिन याद कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें इस तरह देखकर उनकी सास उन्हें समझाती है कि उस दिन की फिक्र अब मत करो, क्योंकि खाना अच्छा हो या ना हो, लेकिन आपस में प्यार होना जरूरी है। इसलिए इतना मत सोचो, मेरा बेटा ये छोटी बातें मन में नहीं रखता, उसके लिए तुम्हारा प्यार और सम्मान ही बहुत है। तभी तो वो उन रोटियों को अपने साथ लेकर गया था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि बहिर्जी नाइक की नजर अपनी मराठा सैनिक की एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जिसका चेहरा हूबहू महाराज से मिलता जुलता है। इसलिए वो उस लड़के को शिवाजी महाराज के वस्त्र पहनने को कहते हैं। कपड़े पहनने के बाद अपना रूप महाराज छत्रपति शिवाजी राजे जैसा देखकर वो लड़का अपनी छवि को ही नमन करने लगता है। पर तभी शिवाजी महाराज वहाँ आते हैं और उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर बाजी प्रभु तलवारों से युद्ध अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी उनके भाई फुलाजी देशपांडे वहाँ आते हैं और अपने भाई को परेशान देखकर पूछते हैं कि क्या बात है बाजी। तो बाजी प्रभु कहते हैं कि परेशानी कैसी भैया, हमने बहुत सालों की गुलामी देखी है, लेकिन जब से शिवाजी राजे ने स्वराज की नींव बोई है तब से मानो राम राज्य बनने लगा है। लेकिन तभी बाजी प्रभु कहते हैं कि बस इसीलिए महाराज को यहाँ से निकलना है, वो है इसीलिए स्वराज है। लेकिन इस अजगर जैसा घेरा लगाए सिद्धि जौहर के चुंगल से हम महाराज को आखिर कैसे निकालें? तो बड़े भाई कहते हैं कि आपके दम पर बाजी आप ही निकाल पाओगे। आपको याद है जब बचपन में शत्रुओं ने हमारे गांव पर हमला किया था, तब आपने अकेले 10-10 शत्रुओं को मारा था। दुश्मन ये बोलकर भाग गए थे कि ये लड़का नहीं शैतान है। ये बात याद करके दोनों भाई हंसने लगते हैं। फुलाजी कहते हैं
कि अब वो लड़का बड़ा हो गया है। बाजी, आप बांदल सेना के हनुमान हो और मुझे यकीन है कि शिवाजी महाराज को आप इस घेरे से सही सलामत बाहर निकाल लोगे। बाजी प्रभु अपने बड़े भाई का अपने ऊपर विश्वास देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि भैया आप हमेशा मेरे साथ रहना। इसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जासूस दुश्मन सेना में अफवाह फैला रहा है कि सिद्धि जौहर और शिवाजी राजे के बीच में सुलह होने वाली है और ये करने का कारण है कि इससे दुश्मन सैनिक बेचिंता हो जाएंगे और घेरा ढीला पड़ जाएगा। अब अगले दिन सिद्धि जौहर गंगाधर पंत से पूछता है कि मैं तुम्हारे राजा से मिलूंगा तो, लेकिन अफजल खान जैसा हमारे साथ हुआ तो? फिर गंगाधर कहते हैं कि वैसा नहीं होगा, हम बस 20 लोग यहाँ आएंगे और आपकी हजारों की फौज यहाँ होगी। अब आप ही सोचिए कि इतनी बड़ी सेना के आगे हम सिर्फ 20 लोग क्या कर लेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बहिर्जीर नाइक महाराज को कल रात को कैसे निकलना है वो समझा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि एक पालकी में आप निकलोगे और दूसरी में ये आपका बहरूपिया लड़का, ये बहरूपिया बनकर अलग रास्ते से जाएगा और पालकी को देखकर शत्रु को यकीन भी होगा कि यही शिवाजी महाराज हैं। ऐसा करने से हमें निकलने का समय मिलेगा और यहाँ से आपको निकाल लेंगे। लेकिन महाराज अपने साथियों का जीवन संकट में नहीं डालना चाहते, खासकर उस लड़के का। लेकिन दूसरा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण महाराज उनकी बात मान लेते हैं और बाजी प्रभु को अपने साथ सबसे कुशल सैनिकों की फौज और साथ ही ज्यादा हथियार लेने को कहते हैं। इसके बाद महाराज सबको बताते हैं कि हम कल रात निकलेंगे। दोस्तों, उस बहरूपीय लड़के का नाम होता है शिवा, जिसे शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से खुद पर फक्र महसूस हो रहा था। खैर, अब अगले दिन शिवाजी महाराज सभी को वहां से निकलने के लिए कहते हैं और खुद भी वो अपनी टुकड़ी को लेकर जंगल के रास्ते से निकल पड़ते हैं। पर अभी भी शिवाजी महाराज का मन इस बात से दुखी होता है कि वो अपने लिए शिवा की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन शिवा कहता है कि महाराज, मुझे माँ भवानी ने शायद इसी दिन के लिए इस दुनिया में भेजा था, उसे अपना कर्म पूरा कर लेने दीजिए। ये सुनकर शिवाजी आखिरकार वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी पालकी में शिवा शिवाजी की तरह तैयार होकर निकल जाता है। उसके इस बलिदान को देखकर सभी मराठाओं की आंखें भर आती हैं। उस रात बहुत ही भयानक बारिश होती है और शिवाजी महाराज के लोग कंटीले और पथरीले रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं। उनके पैरों में कांटे भी चुभते हैं, पर फिर भी वो लोग चले जा रहे होते हैं। घर पर भी सभी औरतें चिंतित होती हैं और अपने अपने बेटों और पतियों की सही सलामती के लिए दुआ कर रही होती हैं। किसी को नहीं पता था कि उस रात क्या होने वाला है और तभी जौहर सिद्धि के कुछ लोग शिवा को शिवाजी महाराज समझकर पकड़ लेते हैं और उसे लेकर जौहर सिद्धि के पास आते हैं। जौहर सिद्धि उसे देखकर बहुत खुश होता है और शिवा से कहता है कि वो अपना सारा साम्राज्य उसे दे दे, पर शिवा शिवाजी महाराज की तरह उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और उसकी बेइज्जती करता है। इसी बीच अफजल खान के बेटे को पता लगता है कि शिवाजी महाराज पकड़े गए हैं, तो वो गुस्से में जौहर सिद्धि के पास आता है ताकि वो शिवाजी महाराज को मारकर अपने पिता की मौत का बदला ले सके। पर जब वो आता है तो समझ जाता है कि वो शिवाजी महाराज नहीं है और वो इस बारे में जौहर सिद्धि को भी बता देता है कि ये असली शिवाजी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। ये देखकर शिवा समझ जाता है कि ये लोग समझ चुके हैं, तो वो जौहर सिद्धि के लोगों को मारने लगता है और अंत में वो खुद भी शहीद हो जाता है। इसके बाद जौहर सिद्धि अपने 10,000 सैनिकों को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजता है, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज अपने 600 सैनिकों के साथ पावनखिंड तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही उन्हें दूर से जौहर सिद्धि की सेना आती हुई दिखती है, जो संख्या में बहुत ज्यादा होती है। ये देखकर राजा जी और बाजी प्रभु उन्हें विशालगढ़ की तरफ जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं और उनके साथ मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं। फिर राजा जी और बाजी उन्हें समझाते हैं कि उनका स्वराज के लिए जिंदा रहना जरूरी है। वो जिंदा रहकर इस स्वराज के लिए जो कर सकते हैं वो हम में से कोई नहीं कर सकता, इसलिए वो 300 सैनिकों को लेकर विशालगढ़ की तरफ रवाना हो जाएं और तब तक वो लोग 300 सैनिकों के साथ मिलकर जौहर सिद्धि की सेना का सामना करेंगे और पावनखिंड की पावन भूमि पर लड़ते रहेंगे। अब काफी बोलने पर शिवाजी 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़ की तरफ निकल पड़ते हैं और इसके बाद जौहर सिद्धि की सेना की एक टुकड़ी राजा जी की टुकड़ी पर हमला कर देती है। राजा जी की सेना जौहर सिद्धि की सेना पर भारी पड़ती है और उन्हें वो वहाँ से भगा देते हैं। अब जौहर सिद्धि अपने और ज्यादा सैनिकों को लड़ने के लिए वहाँ भेजता है, लेकिन मराठा फिर भी पूरी हिम्मत और जुनून के साथ लड़ते हैं। पर इस बार हुई मुठभेड़ में फुलाजी को कई तीर लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद बाजी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और एक एक को काटना शुरू कर देते हैं। मराठा का एक एक सैनिक मुगल के कई सैनिकों को काट रहा होता है।
ऐसा लगता है जैसे शिवाजी के सैनिक नहीं, जंगल के शेर आ गए हों और अपना शिकार कर रहे हों। इसी बीच बहिर्जीर नाइक का वो जासूसी साथी अपने साथ बारूद बांधकर मुगल सैनिकों के बीचों बीच पहुंच जाता है और खुद को आग लगा लेता है, जिससे वहां पर विस्फोट होता है और बहुत से मुगल सैनिक मारे जाते हैं। इस बीच अब तक बाजी और राजा जी को भी कई सारे तीर लग चुके होते हैं, पर फिर भी वो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और दुश्मनों को धूल चटाते रहते हैं। लेकिन अंत में अफजल खान का बेटा पीछे से राजा जी पर वार कर देता है और उनकी मौत हो जाती है। ठीक उसी वक्त उधर राजा जी की पत्नी ने जो दीपक जला रखा था वो बारिश और हवा की वजह से बुझने लगता है। वो उस दीपक को बुझने से बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दीपक बुझ जाता है और ये देखकर रानी समझ जाती हैं कि राजा जी अब उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। ये देखकर वो बुरी तरह से रोने लगती हैं। और उधर इसके बाद बाजी प्रभु को इतना गुस्सा आता है कि वो अकेले ही युद्ध में उतर जाते हैं और वो सबको काटने लगते हैं। उनके गुस्से और रूप को देखकर दुश्मन भी कांप जाते हैं और इसी बीच उन्हें बहुत से घाव हो जाते हैं, पर वो नहीं रुकते और तभी धोखे से एक मुगल उन पर गोली चला देता है। वहीं दूसरी तरफ विशालगढ़ के पास पहुंचने से पहले ही मुगल सैनिक शिवाजी महाराज को घेर लेते हैं, पर वो बड़ी हिम्मत से उनका सामना करते हैं और एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं। इधर गोली लगने के बाद भी बाजी प्रभु फिर से उठते हैं और लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक शिवाजी महाराज के पहुंचने का कोई संकेत नहीं आया होता है। वो सोच लेते हैं कि जब तक उन्हें तोपों की आवाज नहीं आएगी तब तक वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। दरअसल शिवाजी महाराज ने कहा था कि वो विशालगढ़ पहुंचते ही वो तोप से गोले दागकर ये संकेत दे देंगे कि वो सुरक्षित वहां पहुंच चुके हैं और बाजी प्रभु उसी आवाज का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी बीच बाजी प्रभु इतना घायल हो जाते हैं कि जमीन तक बारिश की बूंदें आकर लाल हो जाती हैं। वहाँ सिर्फ पानी नहीं, खून ही खून बिखरा होता है। तभी विशालगढ़ पहुंचकर शिवाजी उस तोप को चलाते हैं, जिसे सुनकर बाजी प्रभु को सुकून मिलता है कि अब उनके राजा सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और उनका ये बलिदान ज़ाया नहीं गया। उसके बाद आखिरी सलाम देने के बाद बाजी प्रभु हंसने लगते हैं, जिसे देखकर मुगल सैनिक हैरान हो जाते हैं और फिर चिढ़कर उन पर वार करते रहते हैं। लेकिन अब उन वारों का बाजी प्रभु के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ हंसते रहते हैं। ये देखकर मुगल सैनिक और भी हैरान हो जाते हैं कि कोई अपने राजा के लिए इतना वफादार कैसे हो सकता है, और वो हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे देते हैं। वहीं जब शिवाजी महाराज ये बात बाजी प्रभु की माँ को बताते हैं तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि काश उनके पास एक और बेटा होता तो वो उसे भी स्वराज के लिए बलिदान कर पाती। इस युद्ध के बाद विजयपुर की बेगम जौहर सिद्धि की हार के लिए उसके खाने में जहर देकर उसे मरवा देती है और उधर शिवाजी महाराज पावनखिंड पहुंचकर सारे शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की लास्ट की झलकियाँ इतनी झंझोर देने वाली हैं कि उनको शब्दों में पिरोना बेहद कठिन है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आपको कमेंट में क्या लिखना है ये आप जानते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।